Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गई है। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट पर फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ का जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है डीएससी 11 का सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं, देन आपकी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम आपका देखेंगे, इसमें आपकी जो सबसे पहली इकाई आएगी वो आपकी आती है सामाजिक आर्थिक संरचना। फर्स्ट इकाई में आपकी फर्स्ट यूनिट में हम आपके सामाजिक आर्थिक संरचना देखेंगे, जिसमें हम पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद, उपनिवेशवाद और नवोदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद देन हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट में हम आपका राष्ट्रवाद पर विमर्श देखेंगे, जो कि आपका नागरिक और जातीय राष्ट्रवाद होता है। उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार, जो कि गांधी, माओ, फ्रांट फैजन और आमिलकर कैब्रोल ने मिलकर दिया था। तो आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में हम आपका संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम संवैधानिकता के विचार का विकास देखेंगे, उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकतावाद देखेंगे। तो थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम आपका संघवाद देखेंगे, जिसका ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे, संघ और परिसंघ देखेंगे, सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आसपास वैसे, ये सभी टॉपिक हम आपके फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद देन हम आपकी फिफ्थ यूनिट शुरू करेंगे। फिफ्थ यूनिट में आपके हम राज्य और शासन के प्रकार देखेंगे, जैसे कि पूंजीवादी, कल्याणकारी, लोक लुभावन और सुरक्षा राज्य है। ये सभी हम आपके फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद देन हम आपकी सिक्स्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ यूनिट में हम आपकी निर्वाचन प्रणाली देखेंगे और निर्वाचन प्रणाली की परिभाषा और प्रक्रिया देखेंगे, चुनावी प्रणालियों के प्रकार देखेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित प्रतिनिधित्व। तो ये सभी आपके सिक्स्थ यूनिट में आएंगे। सिक्स्थ यूनिट कंप्लीट करने के बाद देन हम आपकी सेकंड और लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी पार्टी प्रणाली को लेकर रहने वाली है। सेवंथ यूनिट में हम आपके राजनीतिक दलों के उद्भव का ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे, पार्टियों के प्रकार और पार्टी प्रणाली देखेंगे। तो ये आपके आपका सेवंथ यूनिट के साथ ही इसका सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में आपके सेवंथ यूनिट है, ये सभी सेवंथ यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम आपका पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक संरचना, जिसमें हम सबसे पहले पूंजीवाद देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं, देन आगे का स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे जो आपका पूंजीवाद होता है, कैपिटलिज्म है और वैश्वीकरण है, वे दोनों ही आपके आधुनिक विश्व के प्रमुख आर्थिक और सामाजिक अवधारणाएं हैं। पूंजीवाद और वैश्वीकरण एक प्रकार की अवधारणाएं हैं, जो कि आपकी आज के समय की आर्थिक और सामाजिक अवधारणा है। जो आपकी पूंजीवाद है वो आपकी एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि आपके जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है वो निजी हाथों में होता है और मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है। पूंजीवाद में जो आपके पूंजीवाद अवधारणा है वो कहती है कि इसमें जो आपके उत्पादन के साधन होंगे वे आपके निजी हाथों में होंगे, सरकारी हाथों में नहीं होंगे। और जो आपके पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद में बेनिफिट को कम ज़्यादा माना जाता है और जो आपके प्रॉफिट होता है उसको ज़्यादा माना जाता है और जो आपके सुविधा होती है उनको कम दिया जाता है। दूसरी ओर जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण में दुनिया की अर्थव्यवस्था है, समाज और संस्कृति आपस में जुड़ती है। और जो आपका ये अध्ययन है ये हमें पूंजीवाद के ऐतिहासिक विकास, इसके विभिन्न रूपों और वैश्वीकरण के साथ इसके संबंधों का विश्लेषण करेगा। साथ ही जो आपकी इसकी चुनौतियां और आलोचनाएं हैं उन पर भी हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका इसका परिभाषा एवं अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके पूंजीवाद की परिभाषा देख लेते हैं। कैपिटलिज्म क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो आपका पूंजीवाद है वो आपके एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है, जिसमें जो स्वामित्व होता है वो निजी हाथों में होता है, वो सरकार के हाथों में नहीं होता है। जो आपकी निजी प्राइवेट कंपनियां होती है या कोई भी निजी हाथ हो गया, उनमें इनका स्वामित्व होगा, जो कि आपके सरकार के हाथ में नहीं होगा। और जो आपकी पूंजीवाद होती है इसमें सुविधा को कम
महत्व दिया जाता है और जो आपका बेनिफिट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसको अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम आपके पूंजीवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है निजी संपत्ति। जो आपके संसाधन और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है वो व्यक्ति और कंपनियों के पास होता है, न कि किसी सरकार के पास। सेकंड आपका मुक्त बाजार। इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो एक हद तक ही होता है, और जो बाजार की ताकत है, उत्पादन और कीमतें है, उन सभी को ये नियंत्रित करती है। थर्ड आपका प्रतिस्पर्धा। इसमें आपके प्रतिस्पर्धा के आधार पर व्यवसाय फलते फूलते हैं। फोर्थ आपका मुनाफे की प्रधानता। व्यापार और निवेश का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, ना कि अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना। तो ये हमने आपकी मुख्य विशेषताएं देख ली पूंजीवाद की। अब हम आपका वैश्वीकरण देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो आपकी वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। और जो आपकी प्रक्रिया है ये आपके व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और श्रम का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ाती है। तो ये तो हमने आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण देख लिया। अब हम आपकी वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है व्यापार और निवेश का उदारीकरण। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता होती है। सेकंड आपका संचार क्रांति, जैसे कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, इन सभी के कारण सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान। थर्ड आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आपके एमसीएस वगैरह होते हैं, ये आपके वैश्वीकरण के कारण इन पर एमसीएस का प्रभाव बढ़ा है। फोर्थ आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान। जो आपके एक दूसरे देश की संस्कृति है, भाषा है, जीवन शैली है, और जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनका तरीका है, उसको अपना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपके भारत के लोग हैं वे अदर विदेशी लोगों के पहनावे, संस्कृति को अपना रहे हैं, और जो अदर विदेशी लोग हैं वे आपके भारत के पहनावे को पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपके अदर कंट्री के लोग हैं, जो अदर कंट्री की वुमेन है, वे साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करती है आज के टाइम में। तो उनको ये भारत की आपकी संस्कृति पसंद आई, इसी कारण वे संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमने आपका वैश्वीकरण का मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम आपका पूंजीवाद, उत्पत्ति और विकास देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं पूंजीवाद की उत्पत्ति कैसी हुई। जो आपके पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ था सबसे स्टार्टिंग में, पूंजीवाद यूरोप में मध्यकाल के अंत में, जो कि आपका 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, तभी आपका पूंजीवाद का आरंभ हुआ था। जिसमें आप जो 18वीं सदी थी उसमें औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद तेजी से बढ़ा। साथ ही जो आपका आधुनिक पूंजीवाद है उसकी नींव एडी स्मिथ की पुस्तक, जो आपका द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 पुस्तक है एडी स्मिथ की, उसमें आधुनिक पूंजीवाद का आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, विश्लेषण किया गया है, उसमें उसको उल्लेख किया गया है। तो ये हमने आपके पूंजीवाद की उत्पत्ति देख ली। अब हम आपका पूंजीवाद का विकास देख लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि आपका 16वीं से 17वीं सदी में यूरोपीय देशों ने वैश्विक व्यापार का विस्तार किया। सेकंड आपका औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 18वीं से 19वीं सदी में मशीनों और फैक्ट्रियों का विकास हुआ था। थर्ड आपका वित्तीय पूंजीवाद, जो कि आपका 20वीं सदी में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का उदय हुआ था। फोर्थ आपका डिजिटल पूंजीवाद, जो कि 21वीं सदी में तकनीकों, कंपनियों और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ा। तो ये हमने आपका पूंजीवाद का विकास देख लिया। अब हम आपका पूंजीवाद का विस्तार देख लेते हैं कि जो आपका पूंजीवाद का विस्तार है वो किस किस क्षेत्र तक है। जो आपका पूंजीवाद का विस्तार है वो औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक खोजों और उदारीकरण नीतियों के कारण ही हुआ था। जिसमें आपका सबसे पहला आता है तकनीकी नवाचार, जो आपके नई मशीन और ऊर्जा स्रोत हो गए, उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया। साथ ही जो श्रमिक वर्ग का उदय है उन्होंने बड़े पैमाने पर शहरों की ओर प्रवास किया। थर्ड आपका जो नए बाजार का निर्माण हो गया, जैसे कि यूरोप और अमेरिका ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पूंजीवाद का विस्तार किया। तो ये तो हमने आपका पूंजीवाद का विस्तार देख लिया। अब हम आपका वैश्वीकरण के चरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आया प्रारंभिक वैश्वीकरण, जो कि आपका 15वीं से 18वीं सदी के बीच तक चला। इसमें आपके समुद्री मार्गों के विकास हुए और साथ ही व्यापारिक क्रांति के कारण व्यापार का भी विस्तार हुआ। सेकंड आपका फिर औद्योगिक वैश्वीकरण आया, जो कि आपको 19वीं से 20वीं सदी के बीच चला, जो कि आपके बड़े पैमाने पर उत्पादन देता रहा और उपनिवेशवाद के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हुई। थर्ड आपका आया आधुनिक वैश्वीकरण, जो कि आपका 20वीं सदी के अंत से अब तक चलता आ रहा है। यह आपका इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण वैश्वीकरण का नया दौर शुरू हुआ। तो ये हमने आपका वैश्वीकरण के चरण देख लिया। अब हम आपका वैश्वीकरण और राज्य देख लेते हैं। वैश्वीकरण और राज्य के बीच क्या संबंध है। वैश्वीकरण के कारण जो सरकार होती है वह अपनी नीतियों में उनको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। और जो आपका मुक्त व्यापार समझौते हो गए, जैसे आपका WTO हो गया, नाफ्टा हो गया, एशियान हो गया, इन सभी के कारण राज्य की भूमिका सीमित हो गई है। थर्ड आपका कराधान और औद्योगिक नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई जाने लगी। तो ये आपका वैश्वीकरण और राज्य के बीच संबंध था।
अब हम आपका वैश्वीकरण और पूंजीवाद के बीच संबंध देख लेते हैं। जो आपका वैश्वीकरण है उसने पूंजीवाद को विश्व स्तर पर फैलने में उसकी हेल्प करी, और साथ ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्होंने विभिन्न देशों में अपने व्यापार का विस्तार किया, और जो उत्पादन है उसको सस्ते श्रम वाले देशों में स्थानांतरित किया, जैसे कि आउटसोर्सिंग हो गया। तो ये हमने आपका वैश्वीकरण और पूंजीवाद के बीच संबंध देख लिया। अब हम आपके पूंजीवाद के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है उदारवादी पूंजीवाद, जिसमें आपका सरकार का हस्तक्षेप एक हद तक ही रहता है। सेकंड आपका राज्य नियंत्रित पूंजीवाद, इसमें सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। थर्ड आपका सामाजिक पूंजीवाद, सोशल कैपिटलिज्म, इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता है। फोर्थ आपका कॉर्पोरेट पूंजीवाद, इसमें बड़े कॉर्पोरेट घरानों का प्रभुत्व होता है। तो ये हमने आपके 4 प्रकार के पूंजीवाद के प्रकार देख लिए। अब हम आपका पूंजीवाद के सामने क्या चुनौतियां है और पूंजीवाद की क्या आलोचना है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पूंजीवाद के सामने चुनौतियां देख लेते हैं। जो पूंजीवाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता बढ़ने के कारण पूंजीवाद के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही है। सेकंड, इसमें आपका पर्यावरण की क्षति हो रही है। थर्ड, इसमें आपका बेरोजगारी और श्रमिक शोषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये तो हमने आपके पूंजीवाद की चुनौतियां देख ली। अब हम आपके पूंजीवाद की आलोचनाएं देख लेते हैं, जो कि आपके मार्क्सवादी ने आलोचना के रूप में क्या कहा। मार्क्सवादी ने कहा जो पूंजीवाद है वो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है। और फिर हम आपका पर्यावरण विदों के अनुसार देख लेते हैं। पर्यावरण विदों ने कहा पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है। समाजवादियों ने कहा पूंजीवाद समाज में असमानता को जन्म देती है। तो यही है आपके अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग पर्यावरण विदों ने, अलग अलग समाजवादियों ने अपने अपने तरीके से पूंजीवाद की आलोचनाएं की है। कोई भी वस्तु आपके उसके आपके आलोचना भी की जाएगी, उसके लाभ भी देखे जाएंगे, उसकी विशेषताएं भी देखी जाएगी। तो ये हमने आपका पूंजीवाद की चुनौतियां और आलोचनाएं देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे जो आपका पूंजीवाद और वैश्वीकरण है वे आधुनिक दुनिया के 2 सबसे प्रभावशाली आर्थिक मॉडल है, जो कि आपके आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, और साथ ही इनसे जो आपके सामाजिक असमानता और पर्यावरण क्षति है और श्रमिकों का शोषण है, ये सभी चुनौतियां उनके सामने उत्पन्न हुई है। और इन समस्याओं से निपटने के लिए नीतिगत सुधारों और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। तो ये हमने आपका क्या पार्ट देख लिया, पूंजीवाद। अब हम आपका इसका ही क्या पार्ट देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट का, जो कि आपका समाजवाद को लेकर रहने वाला है। तो चलिए इसका भी हम सबसे पहले आपको एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम आपका देखते हैं जो आपका समाजवाद है वो आपकी एक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक प्रणाली है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, और जो आपके समाज की भलाई है उसको प्राथमिकता दी जाती है। अतः जो आपका समाजवाद होता है वो आपका पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत होता है। पूंजीवाद में आपका जो स्वामित्व होता है वो आपका निजी हाथों में होता है, लेकिन जो आपका समाजवाद में जो स्वामित्व होता है वो आपका सरकारी हाथों में होता है। पूंजीवाद में आपका जो बेनिफिट्स है, जो प्रॉफिट्स है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन समाजवाद में आपका बेनिफिट्स पर कम ध्यान दिया जाता है, बल्कि लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। और जो आपका यहाँ पर ही इस चैप्टर में हम आपका समाजवाद के विभिन्न पहलुओं देखेंगे और इसके ऐतिहासिक विकास, प्रमुख सिद्धांतों और प्रमुख समाजवादी विचारकों की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपका समाजवाद का अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, समाजवाद आपकी एक प्रकार की विचारधारा है जिसमें जो आपका स्वामित्व होता है वो आपके सरकार के हाथों में होता है, और इसमें आपको बेनिफिट्स प्रॉफिट्स को कम महत्व दिया जाता है, बल्कि जो आपके जनता की भलाई होती है या उनके लिए जो भी उपयोगी होता है उस पर अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि आपके जमीन हो गई, कारखाने हो गए, बैंक आदि हो गए। इसमें हम आपका सबसे पहला सामूहिक स्वामित्व देख लेते हैं। जो उत्पादन का संसाधन होता है वो निजी हाथों में न होकर सरकारी या समाज के हाथों में होता है। सेकंड आपका सामाजिक समानता, यह आपका समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त करता है और समानता स्थापित करता है। थर्ड आपका राज्य की भूमिका, इसमें आपका सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है ताकि सभी को समान अवसर मिले। फोर्थ आपका श्रमिकों के अधिकार, जो कि आप श्रमिक होते हैं उनके श्रमिकों के अनुसार लाभ देने की प्रणाली। तो ये हमने आपका समाजवाद का अर्थ देख लिया। अब हम आपका समाजवाद का उदय देख लेते हैं। समाजवाद के उदय के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम आपका देखते हैं औद्योगिक क्रांति, जो कि आपके 18वीं से 19वीं सदी के बीच में हुई। इसमें आपका पूंजीवाद का विकास तो वही था, साथ साथ जो आपकी आर्थिक असमानता थी वो बढ़ी, जिससे कि आपका समाजवाद की मांग बढ़ती गई। सेकंड आपका श्रमिक वर्ग का शोषण होने लगा। जो कारखानों में मजदूर थे उनकी कठिन स्थिति और कम वेतन में उन्होंने समाजवादी विचारों को जन्म दिया। साथ ही फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपकी 1789 ईस्वी में हुई थी, उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों ने समाजवाद को प्रेरित किया। फोर्थ आपका मार्क्स और एंगल्स की विचारधारा, जो आपके विचारक थे इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की और वैज्ञानिक समाजवाद का आधार रखा।
तो ये तो हमने आपका समाजवाद का उदय देख लिया। अब हम आपका पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समाजवाद देख लेते हैं। पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में समाजवाद को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में देखा गया है। जो आपके प्रमुख पाश्चात्य समाजवादी विचारक है, जिसमें आपके सबसे पहले कार्ल मार्क्स जी आते हैं, जिन्होंने ये आपके वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। सेकंड आपके फ्रेडरिक एंगल्स आते हैं, ये आपके मार्क्स के सहयोगी थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा। थर्ड आपके रॉबर्ट ओवेन, ये आपके यूटोपियन समाजवादी, जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण की बात की थी। फोर्थ आपका हेनरी डे साइमन, जो कि आपकी समाजवादी योजना अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। फिफ्थ आपके जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि उदारवाद समाजवाद के प्रवक्ता थे। तो ये हमने आपका पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के में समाजवाद देख लिया। अब हम आपका यूटोपियन समाजवाद देख लेते हैं। यूटोपियन समाजवाद आपकी प्रारंभिक समाजवादी विचारधारा होती है, जिसमें आपका एक आदर्श समाज की परिकल्पना की जाती है। इसके मुख्य विचार में पूंजीपति और मजदूरों के बीच सहयोग से समाज में समानता लाई जाती है। साथ ही सरकार को श्रमिकों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है। थर्ड आपका निजी संपत्ति को समाप्त किया जाता है और सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम आपका देख लेते हैं प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, जिसमें आपका सबसे पहले आता है रॉबर्ट ओवन जी, जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण हेतु आदर्श समाज की स्थापना की। और जो आपके शोल फिरुओ थे, उन्होंने श्रमिकों संघ के आधार पर समाज के संगठन की वकालत की। थर्ड आपके हेनरी डे साइमन, इन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक समाजवाद के ये आपके समर्थक थे। तो ये आपके प्रमुख यूटोपियन समाजवादी देख लिए हमने। अब हम आपका वैज्ञानिक समाजवाद देख लेते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म। जो आपका वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा थी, आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दी थी, जिनके आपके मुख्य सिद्धांत कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद या आपके समाज की संरचनोत्पादन संबंधों पर आधारित होती है। सेकंड आपका वर्ग संघर्ष, जो समाज है वो दो वर्गों में बटा है, पूंजीपति और श्रमिक। थर्ड आपका अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, जो कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करके अधिक मूल्य अर्जित करते हैं। फोर्थ आपका क्रांति की आवश्यकता, इसमें श्रमिकों को जो वर्ग होते हैं उनके पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति होती है, ताकि जो आपका समाज है वो एक अच्छे राज्य की स्थापना कर सके। तो ये हमने आपके क्रांति की आवश्यकता देख ली। अब हम आपका समाजवाद का विकास देख लेते हैं, जो कि समाजवाद के अन्य प्रचलित रूप है। इसमें आपका सबसे पहला आता है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीके से लागू करने की वकालत करता है। सेकंड आपका कल्याणकारी समाजवाद, वेलफेयर सोशलिज्म, जो कि सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं लागू करके आर्थिक समानता लाई जाती है। थर्ड आपका फैबियन समाजवाद, इसमें समाजवाद को क्रमिक रूप से लागू करने की बात की जाती है। तो ये हमने आपके समाजवाद का विकास देख लिया, समाजवाद के अन्य प्रचलित रूप देख लिए। अब हम आपका साम्यवाद देख लेते हैं, कम्युनिज्म। जो आपका साम्यवाद है वो आपका समाजवाद का ही एक चरम रूप है। साम्यवाद में निजी संपत्ति पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है और जो उत्पादन के साधन है वे समाज का पूर्ण स्वामित्व करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम देखते हैं, जो आपके वर्गीय और राज्य विहीन समाज होते हैं उनकी स्थापना हो जाती है। उत्पादन और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व हो जाता है। साथ ही व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई पर भी ध्यान दिया जाता है। और जो आपके मार्क्स और एंगल्स विचारधारक थे, उन्होंने साम्यवाद को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में स्पष्ट किया हुआ है। ये हमने आपका साम्यवाद देख लिया। अब हम आपका लेनिनवाद देख लेते हैं। जो आपका लेनिनवाद है, इसकी स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी, जिसके मुख्य सिद्धांत कहते हैं कि क्रांतिकारी पार्टी जो क्रांति का नेतृत्व होता है वो करने से एक सशक्त पार्टी की आवश्यकता होती है। सेकंड आपका तात्कालिक समाजवादी क्रांति, जो कि समाजवाद को लागू करने के लिए हिंसक क्रांति आवश्यक होती है। थर्ड आपका सरवारा की तानाशाही, श्रमिक वर्ग की तानाशाही द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना। फोर्थ आपका सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन, जो कि आपको 1917 में हुआ था, ये आपके लेनिनवाद के आधार पर ही हुआ था। तो ये हमने आपका लेनिनवाद भी देख लिया। अब हम आपका माओवाद देख लेते हैं। माओवाद जो था वो आपका माओ ते तुंग ने इन सभी के विचारों पर आधारित था, जो कि आपके चीन में समाजवादी क्रांति के नेतृत्व थे। इनके मुख्य सिद्धांत कहते हैं ग्रामीण क्रांति, जो किसानों की क्रांति का नेतृत्व देना चाहिए। सेकंड आपका दीर्घकालिक गुरिल्ला युद्ध, जो कि आपके पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए छापामार युद्ध था। थर्ड आपका सांस्कृतिक क्रांति, जो कि समाजवादी मूल्यों को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक सुधार किए गए थे। फोर्थ आपका जो माओवाद ने था, उसने चीन में समाजवादी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमने आपका माओवाद भी देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे, जो आपका समाजवाद है वो एक प्रकार का महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है, जिसमें समानता, न्याय और श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की जाती है। साथ ही जो समाजवाद के विभिन्न रूप है उनमें मतभेद है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो पूंजीवाद शोषण को समाप्त करना है और समाज में आर्थिक समाजी स्थापित करना है। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर आपका फर्स्ट यूनिट का आपका ख पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आपका फर्स्ट यूनिट का ग पार्ट देख लेते हैं।
गया पार्ट में हम आपको उपनिवेशवाद और नव उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भी हम सबसे पहले आपको एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। जो आपका उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण है, ये आपके आधुनिक विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उपनिवेशवाद में एक सशक्त राष्ट्र दूसरे राष्ट्रीय क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे ही आपका विउपनिवेशीकरण में उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। तो इस चैप्टर में हम उपनिवेशवाद और नवोदारवाद और विउपनिवेशीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपका उपनिवेशवाद संदर्भ और रूप देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपका उपनिवेशवाद का संदर्भ देख लेते हैं, जो कि आपका यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक फैलाया गया है। और उपनिवेशवाद के तहत आपका औद्योगिक और सैन्य रूप से सशक्त राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े हिस्सों पर अधिकार जमाया। अब हम आपका पहला उपनिवेशवाद के रूप देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यापारी उपनिवेशवाद, जो कि आपका 15वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से विदेशी भूमि पर अधिकार किया था। सेकंड आपका बसावट उपनिवेशवाद, इसमें यूरोपीय प्रवासियों ने स्थानीय जनसंख्या को विस्थापित कर अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। थर्ड आपका प्रत्यक्ष शासन, जो कि औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से स्थानीय सरकारों को समाप्त किया। फोर्थ आपका अप्रत्यक्ष शासन, जो कि औपनिवेशिक शक्तियों ने स्थानीय शासकों को अपने नियंत्रण में रखकर शासन किया। फिफ्थ आपका आर्थिक उपनिवेशवाद, जो कि आपका उपनिवेशवाद था उसका आर्थिक शोषण करते हुए उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। तो ये तो हमने आपके उपनिवेशवाद के रूप देख लिया। अब हम आपका नवोपनिवेशवाद देख लेते हैं, जिसमें अब आपका सबसे पहले हम आपका नवोपनिवेशवाद का अर्थ देख लेते हैं। जो आपका नवोपनिवेशवाद है, इसमें औपनिवेशीकरण शक्तियां प्रत्येक समान से हटने के बाद भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण बनाए रखती है। अब हम आपका विऔपनिवेशीकरण की विशेषताएं देख लेती है। विशेषताएं में हम देखते हैं जो आपका विऔपनिवेशीकरण है, यह आर्थिक निर्भरता रखता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व इस पर रहता है। साथ ही जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसमें इसका राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है। फोर्थ आपका सांस्कृतिक प्रभाव, ये आपके भाषा, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बनाए रखती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका अफ्रीकी देशों में पश्चिमी देशों की आर्थिक पकड़, और साथ ही जो आपका IMF है और विश्व बैंक है, इन जैसी संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों पर प्रभाव। अब हम आपका उपनिवेशवाद की विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला राजनीतिक नियंत्रण आता है। राजनीतिक नियंत्रण में औपनिवेशिक शक्तियां स्थानीय प्रशासन नीतियों पर नियंत्रण करती है। साथ ही जो आपका आर्थिक शोषण है, उसमें उपनिवेशवासियों के प्राकृतिक संसाधनों और श्रमिकों का उपयोग करके आर्थिक मुनाफा कमाया जाता है। थर्ड आपका आता है सांस्कृतिक दमन, इसमें आपका स्थानीय परंपराओं, भाषा और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर किया जाता है। फोर्थ आपका जातिवाद और भेदभाव, इसमें नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया जाता है। फिफ्थ आपका सैन्य विस्तार, इसमें औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने के लिए सैन्य बल का उपयोग किया जाता है। साथ ही जो आपका विऔपनिवेशीकरण का संदर्भ और रूप है, उसको भी देख लेते हैं। जो आपका विऔपनिवेशीकरण है, ये आपका 20वीं शताब्दी में उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुआ था, और ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद का अंत शुरू हुआ था। यहाँ पर हम आपके विऔपनिवेशीकरण के रूप देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है शांतिपूर्ण स्वतंत्रता, जो कि कुछ देशों को बिना संघर्ष के स्वतंत्रता मिल गई थी। सेकंड आपका क्रांतिकारी संघर्ष, जो आपके कई देश थे उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। थर्ड आपका राजनीतिक समझौते, जो आपके कुछ देश थे उन्होंने राजनीतिक वार्ता और समझौते के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये आपके विऔपनिवेशीकरण के रूप देख लिया। अब हम आपके विऔपनिवेशीकरण के विभिन्न चरण देख लेते हैं, जिसमें आपका जो आपका प्रारंभिक चरण चला वो आपका 1918 से 1945 के बीच तक चला। इसमें आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों में राष्ट्रवाद बढ़ा। फिर आपका मुख्य चरण चला, जो कि आपका 1945 से 1960 के बीच चला। इसमें आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन चले। थर्ड आपका उत्तरोपनिवेशिक युग, जो कि आपका 1960 के बाद से चला। इसमें विऔपनिवेशवाद के प्रभाव, नए राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां सामने आई। तो ये हमने आपका विऔपनिवेशीकरण के विभिन्न चरण देख लिए। अब हम आपका विऔपनिवेशीकरण और इसके विभिन्न दृष्टिकोण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है उदारवादी दृष्टिकोण, जो कि एक प्रकार की ऐतिहासिक प्रक्रिया है, और यह कहता है कि इसका अंत प्राकृतिक रूप से हुआ, और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दावा करते हैं कि उन्होंने अपने उपनिवेशवाद को स्वतंत्रता उपहार में दे दी। सेकंड आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसमें उपनिवेशवाद को पूंजीवाद की एक अनिवार्य प्रक्रिया मानता है, जो कि आपका विऔपनिवेशीकरण को श्रमिक और किसान वर्ग के संघर्ष का परिणाम मानता है। थर्ड आपका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादी आंदोलन की जीत के रूप में देखा। भारत, वियतनाम, केन्या जैसे जो देश हैं उनमें जन आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका विऔपनिवेशीकरण और इसके विभिन्न दृष्टिकोण हो गए। अब हम आपका विऔपनिवेशीकरण और उपनिवेशवाद के निहितार्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके इनके राजनीतिक निहितार्थ देख लेते हैं, जिसमें आपके नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होता है।
साथ ही स्वतंत्र और अधिनायकवाद के बीच संघर्ष होता है, और जो आपके यूनाइटेड नेशन जैसे जो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था है उनकी भूमिका बढ़ती है। सेकंड आपका आर्थिक निहितार्थ, इसमें आपका पूर्व उपनिवेशों में आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। नव उपनिवेशवाद के प्रभाव में विदेशी निर्भरता बढ़ती है। साथ ही सांस्कृतिक निहितार्थ बढ़ता है, क्योंकि आपका औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव डालता है। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और भाषा का वर्चस्व होता है। तो ये अपने आपके निहितार्थ देख लिए। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखते हैं, जो आपका उपनिवेशवाद और व्योपनिवेशीकरण है वो आपका आधुनिक विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण विषय है। और उपनिवेशवाद जहाँ आपका आर्थिक और सामाजिक शोषण को जन्म देता है, वहीं जो आपका व्योपनिवेशीकरण है वो नए स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाने का अवसर देता है। साथ ही नव उपनिवेशवाद के कारण कई देशों को अभी भी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही रहने वाला है, जो आपका पूंजीवाद है आप उसको पूंजीवाद के जो जनक है, पूंजीवाद के जनक कौन माने जाते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो यही था आपका फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट के ऊपर रहने वाली है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सब हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।